Evening students, myself Jitendra Kumar. Today we will discuss about the an important topic of molecular biology, that is called DNA replication. आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। और हम लोगों का ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, मॉलिकुलर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। हम लोग शुरू करते हैं, अपने विषय को शुरू करें उसके पहले कैमरा ऑफ कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो है डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, इसलिए इसको लिविंग मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, इसलिए इसको जीवित अणु भी कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में अगर हम बात करें तो सेल साइकिल की एस फेज मतलब कि इंटरफेज की एस अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन पाया जाता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस अवस्था में होता है। और डेलवर्क एक वैज्ञानिक था, उसने डीएनए रेप्लिकेशन की 3 मेथड बताई। नंबर 1 कंजर्वेटिव मेथड, नंबर 2 सेमी कंजर्वेटिव मेथड और नंबर 3 रैंडम डिस्पेंसिव मेथड। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड को सबसे पहले वॉटसन व क्रिक ने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मिशेल्सन और स्टॉल नामक 2 वैज्ञानिकों ने 1958 में ई कोलाई पर रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन के एक्सपेरिमेंट तथा टेलर ने विशिया फावा एक वीन होती है प्लांट है उस पर एक्सपेरिमेंट करके सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव किया। ठीक है, रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव किया। ठीक, इस मेथड को प्रूव करने के लिए रेडियो एक्टिव टेक्निक का प्रयोग किया गया। इस टेक्निक में रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया गया। इस टेक्निक में रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया गया, यूज़ किया गया। ठीक है, रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया गया। मिशेल्सन और स्टॉल ने जोन रेडियो एक्टिव का मिशेल्सन स्टॉल ने N15 नाइट्रोजन 15 एक रेडियो आइसोटोप है नाइट्रोजन का। ठीक है, रेडियो आइसोटोप है नाइट्रोजन का, उसको यूज़ किया। केरेंस ने 1963 में थाइमिडीन का उपयोग किया। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली स्टेप है अनजिपिंग या अनकॉइलिंग। ठीक है, सेपरेशन ऑफ बोथ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यू टू द ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉल्ड अनकॉइलिंग। मतलब कि जब दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, तो इसको हम अनकॉइलिंग या अनजिपिंग कहते हैं। अनकॉइलिंग की प्रोसेस इनिशिएशन पॉइंट और रेप्लिकेशन ओरिजिन से प्रारंभ होती है। प्रोकैरियोट्स हैव ओनली 1 इनिशिएशन पॉइंट एंड यूकैरियोट्स हैव मैनी इनिशिएशन पॉइंट्स। मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केवल एक इनिशिएशन पॉइंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे इनिशिएशन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनिशिएशन पॉइंट्स पर एक एंजाइम टोपोआइसोमरेज जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से एक को काटकर जो तनाव होता है उसको कम करता है। ठीक है, उसके बाद टोपोआइसोमरेज इनिशिएशन पॉइंट पर एक एंजाइम जो है टोपोआइसोमरेज लगता है और वो तनाव को कम कर देता है एक स्ट्रैंड को काट करके। फिर उसके बाद हेलिकेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? अनकॉइलिंग को उत्प्रेरित करता है, और अनकॉइलिंग के लिए मैग्नीशियम आयन तथा क्षारीय मीडियम आवश्यक होता है। मतलब अगर मैग्नीशियम आयन और एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो डीएनए की अनकॉइलिंग संभव नहीं है, हो नहीं पाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन डीएनए की खुली स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को काट दिया
तो स्टेंट खुल गए, ठीक है। तो खुली स्टेंट को जो है कॉइल्ड होने से जो है हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन रोकता है, और एसएसबी प्रोटीन या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए की ओपन स्ट्रैंड को मुड़ने या लूप बनने से रोकती है, ठीक। डीएनए गाइरेज एंजाइम जो होता है एक तरह का टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, ये डीएनए की सुपर कॉइलिंग को रोकता है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, एंजाइम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। अगर ये एंजाइम से संबंधित जो बनते हैं उनको हम लोग अगर देख लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। डीएनए गाइरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रोकता है, ठीक। एक तरह का टोप डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में कुछ मिनट में, जबकि यूकैरियोट में कुछ घंटों में होती है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है एक्चुअल में रेप्लिकेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना जो है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन है, और ये एस फेज में होता है, सेल साइकिल की एस फेज में। दूसरी प्रोसेस की या दूसरी स्टेप्स की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, अनकॉइलिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद न्यू चेन का फॉर्मेशन होगा। न्यू चेन फॉर्मेशन के लिए एक विशेष आरएनए की आवश्यकता होती है जिसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये आरएनए प्राइमर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या प्राइमेज, ठीक है, आरएनए का निर्माण करता है। क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इसका निर्माण होता है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इसका निर्माण होता है, ठीक। नए स्टैंड बन जाने पर आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है। नए स्टैंड फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म से प्राप्त होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म से आते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में सभी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं, जैसे DATP, DGTP, DCTP, DTTP एक्सेट्रा, ठीक है। रेप्लिकेशन के दौरान सभी न्यूक्लियोटाइड्स के 2 फॉस्फेट अलग कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी उत्पन्न होती है, यही एनर्जी रेप्लिकेशन में यूज होती है। अतः स्पष्ट है कि डीएनए एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर निर्भर नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेप्लिकेशन के लिए डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। नए स्टैंड का फॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। डीएनए में एक स्टैंड कंटिन्यूस बनता है जिसको हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं, एक स्टैंड डिसकंटिन्यूस बनता है जिसको अपन लैगिंग स्टैंड कहते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूस स्टैंड में डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अंतर डीएनए लाइगेज की सहायता से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, और एक कंटिन्यूस स्टैंड बन जाता है। न्यू स्टैंड फॉर्मेशन को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है। नया स्टैंड फॉर्मेशन होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको प्रेरित करता है, और 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको कोरनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1957 में डिस्कवर किया था, खोजा था। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजाइम ऑफ कोरनबर्ग, इसलिए इसको कोरनबर्ग का एंजाइम कहा जाता है, और ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह कार्य करता है। कोरनबर्ग ने ही सबसे पहले लेबोरेटरी में डीएनए का संश्लेषण किया था। यह एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, डीएनए पॉलीमरेज अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह एंजाइम आरएनए प्राइमर को डीएनए से सेपरेट करता है, अलग करता है, और गैप को भी भरता है। अतः इसको जो है इट इज़ नोन एज मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट जो है वो मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम कहलाता है। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम जो है ये रेप्लिकेशन में सबसे कम सक्रिय एंजाइम होता है, और डीएनए फर्स्ट और थर्ड की एब्सेंस में डीएनए रिपेयरिंग का काम करता है। जब फर्स्ट और थर्ड अनुपस्थित होता है तब ये काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तीसरा एंजाइम, ये मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसकी खोज डेल्सिया और केरन्स ने की थी। यह
रेप्लिकेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा बड़ी चेन का फॉर्मेशन किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसमें 7 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, अल्फा, ओमेगा, ठीक है, और गामा, बीटा, गामा, ठीक है, सिग्मा, गामा डैश, ये सब क्या है, इसकी 7 सब यूनिट होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। यूकैरियोटिक जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसमें 5 प्रकार का होता है, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा, सिग्मा, ठीक है, और ओमेगा, ये 5 तरह का यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज होता है। अल्फा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की समान होता है, बीटा जो होता है वो डीएनए रिपेयर से संबंधित होता है, गामा जो होता है वो रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए करता है, ठीक है, इससे संबंधित होता है, और सिग्मा जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की के समान होता है, और ओमेगा जो होता है डीएनए पॉलीमरेज जो है थर्ड के सिग्मा जो होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की समान होता है, और ओमेगा जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के समान होता है। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वीडियो है, डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।